हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और हिंदी का पेपर देने जाने वाले हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाना। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूं, और वो बताने वाला हूं जो कि फिक्स है कि आपके एग्जाम में वो गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे। गद्यांश आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर का, और पद्यांश की अगर हम बात करें तो पद्यांश भी आपके एग्जाम में 10 नंबर का। तो आज की इस वीडियो से आप लोगों का 20 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और ये प्रश्न कितने नंबर का है? 10 नंबर का। और ये जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो 2019 में, 20 में और 21 में यह गद्यांश पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और 22 में भी पूछा गया था। 2 साल से यह गद्यांश नहीं आ रहा है, न तो 2023 में पूछा और न 2024 में पूछा। ये 2 साल गैप किया है इस गद्यांश को, और 2025 में पूरा का पूरा चांस, 90% से अधिक चांस बना है कि यह गद्यांश आप लोगों को देगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही होता है, 3 साल 2 साल लगातार देता है, फिर 2 साल गैप कर देता है, फिर देना स्टार्ट कर देता है। यही काम करता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करना। 10 नंबर आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए क्या है गद्यांश। गद्यांश एक रहा, देखिए जब भी आपके एग्जाम में गद्यांश आ जाए तो गद्यांश को सॉल्व करने का सिंपल तरीका आपको बताता हूं कि पहले इस गद्यांश को 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तब तक पढ़िए जब तक इसका अर्थ आपको समझ में ना जाए। 2 बार जैसे पढ़ोगे, 3 बार तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। और इसके नीचे दिए गए प्रश्न होते हैं, और इनका प्रश्नों का उत्तर इन्हीं गद्यांशों में से लिखना होता है। और तरीका मैं आपको बताना, मैं खुद लिख के आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस बिल्कुल वीडियो को ध्यान से आप देखिए। चलिए हम प्रश्न पढ़ते हैं। तो देखिए गद्यांश है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने दातम्य प्राप्त किया है। ठीक है, तादम्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इसके बाद है, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ाने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब इसको एक बार मैंने पढ़ दिया, नहीं समझ आता तो एक बार और आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसमें क्या होता है कि ये किस चैप्टर से गद्यांश लिया गया है और इसके लेखक कौन है। अगर आपको नहीं मालूम है तो 2 नंबर आपको कटेगा, लेकिन 8 नंबर आप लोगों का शेष बच जाएगा। लेकिन इस गद्यांश का मैं तो ट्रिक आपको भी बता दूंगा। आप ट्रिक की मदद से ही आप याद कर लोगे कि किस चैप्टर से लिया गया है यह गद्यांश और कौन इनके लेखक हैं, ट्रिक भी बता दूंगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि जन का प्रवाह, देखिए पहला प्रश्न है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो जन का प्रवाह किस तरह होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इस गद्यांश की पहली लाइन पढ़ोगे तो देखो, जन का प्रवाह अनंत होता है। मालूम चल गया ना कि जन का प्रवाह कैसा होता है, अनंत होता है। और प्रश्न पूछा था कि जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो आपको कैसे इसका उत्तर लिखना है मैं आपको बताता हूं। एग्जाम में, एग्जाम में सबसे पहले यहां आप लिखोगे उत्तर। क्या लिखोगे? उत्तर। यहाँ पे हेडिंग डालोगे। ठीक है, इसके बाद इसका उत्तर लिखोगे जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है, फिर इसका उत्तर लिखना चालू करोगे कि जन का प्रवाह अनंत होता है, अनंत होता है। बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करना। बिल्कुल 10 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा इस गद्यांश से। तो जन का प्रवाह अनंत होता है, देखिए इस तरह आप लोगों को उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। मैं आपको बताऊं, आपको कभी भी इस तरह नहीं लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी साहित्य हिंदी से लिया गया है, इसके लेखक है, ऐसे कुछ नहीं लिखना है। सिंपल मेरे प्यारों, जो 2 नंबर का है कैसे लिखना है। एक साइड आप देखिए, यहाँ पे डालेंगे उत्तर। क्या डालेंगे मेरे प्यारों? जो उत्तर डालेंगे, और उत्तर डालने के बाद एक साइड आप लिखेंगे शीर्षक। ठीक है, हेडिंग आप बनाएंगे, शीर्षक बनाएंगे, और यहां पे आप लिखोगे लेखक। तो एक साइड आपने शीर्षक लिखा
और एक साइड आप क्या लिखेंगे, लेखक लिखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि किस शीर्षक लिया गया है। जब यहाँ पे आप इस गद्यांश को पढ़ रहे होंगे तो देखिए राष्ट्रीय की बात आया है, यहाँ पे राष्ट्रीय, फिर यहाँ पे राष्ट्रीय की बात आ गया है। तो राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र, ठीक है। तो राष्ट्र का स्वरूप इस चैप्टर से लिया गया है। तो राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, यह ट्रिक है। जहां पे भी देखिए राष्ट्र, यहाँ पे भी दिख गया, तो राष्ट्र दिख गया जाएगा तब समझ लेना कि राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो शीर्षक में आप मेरे प्यार बच्चे लिखोगे राष्ट्र का स्वरूप। क्या लिखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप आप लिखेंगे। और रह के बाद लेखक, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इनके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या जहां पे अंडरलाइन किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, अंडरलाइन किया गया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, इसका आपको व्याख्या बताना है। कभी कभी क्या होगा कि कोई जरूरी नहीं कि इतना ही दूर तक अंडरलाइन दे, कभी कभी ये पूरी लाइनिंग ही अंडरलाइन दे के पूछ सकता है, या आपको 2 लाइन या आपको 3 लाइन भी अंडरलाइन दे के इसका आपको अर्थ पूछ सकता है, इसकी व्याख्या पूछ सकता है। तो आपको इसका अर्थ आना चाहिए। तो जैसे बोला है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, ठीक है, कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादम्य प्राप्त किया है। मतलब कि जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ जो मनुष्यों का संबंध जो है वो गहरा है। सैकड़ों वर्षों से जो मनुष्यों का संबंध है भूमि से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गहरा है। बोला है यहाँ पे कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, मतलब जब तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन जो है वह अमर रहेगा। जीवन अमर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जब तक सूर्य की रोशनी जमीन पे पड़ती रहेगी भूमि पे, लोगों को आना जाना लगा रहेगा, ठीक है। ऐसे इसका लिखना मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या। तो देखिए व्याख्या कैसे लिखना है, मैं लिख के यहाँ पे दिखा देता हूं, आप इसको नोट कर लेना। तो देखिए मैंने इसका व्याख्या कर दिया कि जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ गहरा संबंध है। जब तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन जो है अमर रहेगा। देखिए मैंने सिंपल व्याख्या इसका कर दिया। तो तीसरे प्रश्न का भी उत्तर हमने यहाँ पे क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से लिख दिया। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, उसी में से आपको आंसर लिखना होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, देखिए प्रश्न नंबर 4 सब 2-2 नंबर के हिसाब से 5 प्रश्न है, 10 नंबर दे दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि सूर्य की रश्मियों का प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी आंसर इसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए बोला है यहाँ पे कि जब तक सूर्य की रश्मियां, देखिए बोला है ना, जब तक सूर्य की रश्मियां नृत्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या हो जाता है, अमर है। तो राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए तो इसका आंसर यहाँ सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे उत्तर। क्या लिखें, ब्लैक पेन से आप उत्तर यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा और लिखेंगे यहाँ पे कैसे इसका आंसर कि सूर्य की रश्मियों का प्रभाव। देखिए सूर्य की रश्मियों का प्रभाव लिखेंगे यहाँ पे, सूर्य की रश्मियों का प्रभाव, तो सूर्य की रश्मियों का प्रभाव प्रभाव यह है कि इससे यह है कि इससे राष्ट्रीय जन इससे राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। राष्ट्रीय जन का जीवन जो है वह अमर है। बस जो उसमें था वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है, यही था ना। तो हमने लिखा कि सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यह है कि इससे राष्ट्रीय जन का जीवन जो है अमर है।
बस यही उत्तर आप लोगों को लिखना है। लास्ट प्रश्न है यहाँ पे पांचवा, कह रहा है कि घाटों का निर्माण का आशय क्या है। तो घाटों का निर्माण का आशय क्या है, यहाँ पे देखिए बोला है कि जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो कर्म और श्रम के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारों जो आपको भी मालूम है कि जिंदगी में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म और श्रम के नाम से ही जाना जाता है। जितना अच्छा कर्म किए रहेंगे मेरे प्यारों जो मरने के बाद आपका वही गुणगान गाया जाता है, आपके कर्म की प्रशंसा की जाती है। खराब कर्म किए रहेंगे तो कोई भी आपको गाली देकर बुलाएगा, अच्छा कर्म किए रहेंगे तो आपको हमेशा उत्साह देगा कि हाँ भाई वो व्यक्ति अच्छे थे, अच्छे कार्य करते थे, ठीक है। तो कर्म और श्रम के द्वारा ही मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपना पद चिन्ह छोड़ जाता है। तो इसका उत्तर कैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए तो घाटों का निर्माण का आशय क्या है, तो यहाँ पे ब्लैक पेन से आप लिखेंगे उत्तर, ठीक है। उत्तर अब इसका लिखेंगे कैसे, व्यक्ति अपने कर्मों एवं श्रमों, लिखेंगे व्यक्ति अपने कर्मों व श्रमों, व्यक्ति अपने कर्मों व श्रमों के द्वारा, व्यक्ति अपने कर्मों व श्रमों के द्वारा पद चिन्ह छोड़ जाता है, पद चिन्ह छोड़ जाता है, छोड़ जाता है। बस ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। 10 नंबर मेरे प्यारों इस गद्यांश के हो गए आपके कंप्लीट। याद कर लो, बहुत मेरे प्यारों जो अच्छे तरीके से बताया, मैं खुद लिख कर बताऊं, चाहता तो मैं आंसर लिख के लेके आता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या ही मतलब निकलेगा। इस तरह मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं, लिखाना सिखा रहा हूं कि कभी नहीं भूल पाओगे। तो आपको एक क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। और यह भी पद्यांश कितने नंबर का मेरे प्यारे बच्चों, 10 नंबर का पद्यांश है। और यह पद्यांश मेरे प्यारे बच्चों जो है वो हर साल आपके एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर देता है, किसी न किसी सेट में आपको जरूर से जरूर कहीं ना कहीं घुमा के दे देगा। पूरे सेट में नहीं तो 2-3 सेट में तो जरूर से जरूर देखने को ही मिलता है। ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश है, एक बार पढ़ते हैं। बोला है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जेव मधुमेह संदेश। ये बहुत ही ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट पद्यांश है। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि कौन हो तुम बसंत के दूत। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों श्रम और मनु के बीच जो है संवाद, अगर बातचीत हो रहा है मनु और यहाँ पे श्रद्धा के बीच, मनु और श्रद्धा के बीच बातचीत हो रहा है और कह रहा है कि कौन हो तुम बसंत के दूत। मतलब मन जो है, मनु जो है वो मनु श्रद्धा से पूछती है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, ठीक है। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, मतलब इतनी सुनसान जगह पर भी तुम कोमल की तरह प्रतीत हो रही हो, ठीक है। घन तिमिर में चपला की रेख, मतलब इसका कह रहा है कि इतने तिमिर चपला की रेख, घन घन मतलब कि इतने घनघोर अंधकार में तुम किरणों की तरह, मतलब किरणों की तरह तुम चमक रही हो, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि तपन में शीतल मंद बयार, मतलब इस तपन में तुम ठंडी वायु की तरह क्या हो रही हो, प्रतीत हो रही हो। लगा कहने आगुंतक व्यक्ति, लगा कहने आगुंतक व्यक्ति, मतलब इस पर श्रद्धा कुछ बातें कहने लगती है। क्या कहती हैं कि लगा कहने आगुंतक व्यक्ति, जो व्यक्ति आया हुआ है मतलब श्रद्धा आई हुई है, तो मतलब श्रद्धा कहती है कि मिटाता उत्कंठा सविशेष। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि अपनी अपूर्णता को मिटाती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं कि दे रहा हो कोकुल सानंद, सुमन को जो मधुमेह संदेश। मतलब कि जब श्रद्धा बोलती हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोयल जो है वसंत ऋतु की आने की क्या कर रही है, संदेश दे रही है। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका मैंने छोटा सा अर्थ आपको बता दिया ताकि आपके दिमाग में चले कि इसका क्या मीनिंग है। मीनिंग भी जरूरी है, ठीक है। एक दो बार, जब तक नहीं समझ में आ रहा ना, एक दो बार पढ़ोगे तब वो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। इसके बाद इसके नीचे प्रश्न है 5 प्रश्न। इन 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा आपको। देखिए कैसे इनका उत्तर दोगे। देखिए प्रश्न है, पहला प्रश्न पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या है
कि पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो मैंने बताया ना कि इस तरह नहीं लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड से लिया गया, ये सब नहीं लिखना है। शीर्षक है कवि, तो यहाँ पे पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम पूछा है, तो एक साइड हम लिखेंगे शीर्षक, एक साइड हमारी क्या रहेगी, शीर्षक रहेगी। ठीक है, और एक साइड यहाँ पे क्या रहेगा, कवि का नाम। ठीक है, तो कवि का नाम और एक साइड लो शीर्षक। तो किस शीर्षक से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ श्रद्धा और मनु चैप्टर से लिया गया, क्योंकि श्रद्धा और मनु के बारे में संवाद की बात हो रही है, बातचीत की बात हो रही है। तो किस चैप्टर से लिया गया है, श्रद्धा मनु चैप्टर से। तो यहाँ लिखेंगे श्रद्धा मनु, मतलब किस चैप्टर से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया इस पद्यांश को। कवि की अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए यहां से 2 नंबर आपके क्या हो गए, बिल्कुल फिक्स हो गए। दूसरा अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न को लेकर, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, आगुंतक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है। मतलब आगुंतक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है, मतलब जो व्यक्ति आया हुआ व्यक्ति था, तो आया हुए व्यक्ति को मतलब कौन था आया हुआ व्यक्ति, वही कह रहा है आगुंतक व्यक्ति, मतलब आने वाला व्यक्ति को किसकी ओर संकेत किया था, आने वाला व्यक्ति तो अश्रद्धा ही थी। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले उत्तर। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर लिखेंगे। तो श्रद्धा लिखेंगे, आगुंतक व्यक्ति से तात्पर्य, लिखने का भी तरीका होना चाहिए, तो जिस तरह बता रहा हूं ऐसे लिखिए, 1 नंबर नहीं कटेगा। आगुंतक व्यक्ति से तात्पर्य, से तात्पर्य श्रद्धा से है। किससे है मेरे प्यारे बच्चों, श्रद्धा से है, श्रद्धा से है। तो देखिए आप मीनिंग इसका जानते रहो तो लिख दोगे, इसलिए मैं हिंदी में उसका अर्थ बताया। तागुंतक व्यक्ति से तात्पर्य है श्रद्धा से है। तो ये प्रश्न भी क्लियर हो गया और यहां से 2 मार्क्स आपके क्या हो गए, बिल्कुल फिक्स हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट। देखिए तीसरा मतलब तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि चपला और उत्कंठा के अर्थ लिखे। मतलब चपला का अर्थ क्या होता है और उत्कंठा का अर्थ क्या होता है। देखिए चपला, तो एक साइड आप लिखोगे चपला, एक साइड आप लिखेंगे चपला, और एक साइड लिखेंगे उत्कंठा, उत्कंठा। तो चपला का अर्थ क्या होता है, मतलब चपला मतलब मेरे प्यारे बच्चों बिजली। ठीक है, बिजली अभी मैंने अर्थ बताया था, बिजली। तो चपला का अर्थ जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बिजली हो जाएगा। अगर वही हम बात करें उत्कंठा, उत्कंठा मतलब उत्सुकता की बात करता है, उत्सुकता, उत्सुकता। ठीक है, या आप इसको क्या सकते हो, व्याकुलता भी कह सकते हो, व्याकुलता। तो चाहे आप उत्सुकता कहिए चाहे व्याकुलता कहिए, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे चपला और उत्कंठा का अर्थ भी मैंने क्या किया, अच्छे से बता दिया। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 4। कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया था, मतलब है घन तिमिर में चपला की रे, आ, तपन में शीतल मंद बयार। इसका हमें क्या बताना मेरे प्यार बच्चों, इसका अर्थ लिखना है। तो चलिए मैं अर्थ लिख देता हूं यहाँ पे। कैसे अर्थ लिखेंगे, अभी मैंने अर्थ इसका समझाया था। यहाँ पे इसका मैंने अर्थ क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर जो मनु कहती हैं कि श्रद्धा से कि तुम कौन हो जो इस बेजान जिंदगी में बिजली की तरह क्या हो रहे प्रतीत हो रहे हो, और इस पीड़ित वेदना के, इस पीड़ित वेदना में मतलब ठंडी वायु की तरह प्रतीत हो रही हो, तुम कौन हो। यही इसका मेरे प्यारे बच्चों अर्थ होगा। तो मैं लिख के यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो चलिए इसका उत्तर लिख लीजिए कि यहां पर लिखेंगे उत्तर में कि यहां पर मनु कहते हैं श्रद्धा से कि तुम कौन हो जो इस बेजान जिंदगी में बिजली की तरह प्रतीत हो रहे हो, और इसी के लाइन यहाँ पे भर गया है, 2 लाइन और लिख लेना है, और इस पीड़ित वेदना में ठंडी वायु की तरह प्रतीत हो रही हो, तुम कौन हो। ठीक है, तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या भी मैंने बता दिया, और 2 नंबर यहां से भी आपके क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गए। अब लास्ट प्रश्न है यहाँ पे 5वां प्रश्न। क्या बोला है कि पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात कही है ये। ठीक है, तो उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है किसके, तो उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे
कह रहा है कि किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है, मतलब प्रश्न कौन पूछ रहे थे, किसका जवाब देने के लिए वहां पे उत्कंठा मिटाने की बात कहा गया है। तो प्रश्न कौन कर रहा है, तो मनु। तो मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही जा रही है, आंसर तो यही होगा सिंपल। तो उत्तर में लिखेंगे मनु। क्या लिखेंगे, मनु की उत्कंठा, मनु की उत्कंठा मिटाने, मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही जा रही है, कही जा रही है। यहाँ पे है लिख दीजिएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपके 10 नंबर क्या हो गए, बिल्कुल पक्के हो गए। तो यह जो मैं आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश बताई हूँ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान तरीका बताया हूँ, इसको खुद मैंने अपने हाथों से लिख के सॉल्व किया है ताकि आप कभी भूल नहीं पाओ और एग्जाम देने जाओ तो अच्छे से अच्छे नंबर 20 नंबर पक्का कर लो। तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।